नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। अपन बात कर रहे थे कृषि की, और कृषि का सामान्य परिचय आपने पढ़ा। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कृषि के प्रकार कि कृषि कितने प्रकार की होती है, और उस कृषि के जो प्रकार पढ़ेंगे वो दोस्तों अलग अलग आधार पर कृषि का वर्गीकरण पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले अपन यहां बात करते हैं दोस्तों, जो पहला वर्गीकरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भूमि की उपलब्धता के आधार पर। कि भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि है वो कितने प्रकार की होती है। तो याद रखना दोस्तों, भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि है वो दो प्रकार की होती है। एक है आपकी गहन कृषि और एक है दोस्तों विस्तृत कृषि। एक तो कौन सी कृषि? गहन कृषि, और एक है विस्तृत कृषि। अब यहां इन दोनों का अभिप्राय समझना दोस्तों। अपने जो कुछ भूभाग तो इससे होते हैं जहां कृषि क्षेत्र तो होता है कम और उस पर जनसंख्या का दबाव होता है दोस्तों ज्यादा। इसके विपरीत दूसरे प्रकार के भूभाग ऐसे होते हैं जहां कृषि क्षेत्र पर्याप्त होता है और उस पर जनसंख्या का दबाव कम होता है। यानी एक तो ऐसे क्षेत्र जहां कृषि भूमि आसानी से उपलब्ध है, और एक ऐसे क्षेत्र जहां कृषि भूमि कम है और वहां जनसंख्या ज्यादा है। तो उन दोनों क्षेत्रों में जो कृषि करने की प्रवृत्ति है या अपन कहें तरीके हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे सबसे पहले अपन अपने यहाँ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सामान्यतः जो दोस्तों अपना पूर्वी भाग है, पूर्वी मैदानी जो राजस्थान का भाग है, वहां घनी आबादी पाई जाती है, वहां जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो उस पूर्वी राजस्थान की बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान में कृषि भूमि तो सीमित है और उस पर जनसंख्या का दबाव जो है वो ज्यादा है। इसके विपरीत पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहां कृषि भूमि पर्याप्त है, भले ही वो कम उपजाऊ हो, कृषि भूमि पर्याप्त है और उस पर जनसंख्या का दबाव क्या है दोस्तों? कम है, क्योंकि पश्चिम में जनसंख्या घनत्व कम है और पूर्व में जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ जो कृषि करने के तरीके हैं वो अलग अलग हैं। जैसे पूर्वी राजस्थान में कृषि भूमि कम होने के कारण और उस पर जनसंख्या का दबाव अधिक होने के कारण दोस्तों साल भर कृषि भूमि में कृषि की जाती है। फसली चक्र के अनुसार अलग अलग फसल ऋतुओं में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। भूमि को सामान्यतः खाली नहीं छोड़ा जाता। कहने का मतलब वे भूभाग जहां सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता हो तथा जनसंख्या का दबाव अधिक हो, वहां भूमि को बिना परती छोड़े साल भर फसली चक्र के अनुसार कृषि की जाती है। उस कृषि को दोस्तों कहते हैं गहन कृषि। अब यहां एक वर्ड आया प्रतिभूमि। तो प्रतिभूमि कहा किसको जाता है? प्रतिभूमि दोस्तों किसको कहते हैं, इसको आराम से आप समझें कि कोई कृषि क्षेत्र है, उसमें अगर अपन लगातार खेती करें तो जो कृषि फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं धीरे धीरे उनकी कमी होने लगती है, अर्थात उस भूमि का उपजाऊपन कम होने लग जाता है और ऐसी स्थिति में वो उपजाऊ से ऊसर होने लगती है। उस भूमि में उपजाऊपन की पुनः ग्रोथ करने के लिए, उपजाऊपन को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ समय के लिए उस कृषि भूमि को बिना जोते खाली छोड़ दिया जाता है, और उसी खाली छोड़ी गई भूमि को दोस्तों प्रतिभूमि कहते हैं। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रतिभूमि वाला जिला जोधपुर है। दूसरी है आपकी विस्तृत कृषि। ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां कृषि भूमि तो पर्याप्त है और उस पर जनसंख्या का दबाव कम है, तो वहां पर कुछ भूमि को, कृषि भूमि को परती छोड़कर या साल में एक ही फसल उगा करके कृषि की जाती है, उसे दोस्तों कहते हैं विस्तृत कृषि। अब इन दोनों प्रकार की जो कृषि है, पहली आपने पढ़ी गहन कृषि और दूसरी पढ़ी दोस्तों विस्तृत कृषि। इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? इनमें तुलनात्मक कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे गहन कृषि में
किन फसलों की प्रधानता होती है और विस्तृत कृषि में किन फसलों की प्रधानता होती है। तो सबसे पहले अपन बात करें गहन कृषि की। ये दोस्तों उन क्षेत्रों में की जा रही है जहां भूमि कम और जनसंख्या का दबाव ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में गहन कृषि में अगर अपन प्रधानता की बात करें तो खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होगी दोस्तों। इसमें तो कौन सी फसलों की प्रधानता, तो अपना जवाब होगा खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होगी। ठीक है। इसी प्रकार विस्तृत कृषि की बात की जाए तो ये उन क्षेत्रों में की जा रही है जहां कृषि भूमि पर्याप्त है और उस पर जनसंख्या का दबाव कम है, तो भूमि को परती छोड़कर या साल में एक ही फसल उगाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में खाद्यान्न की आवश्यकता के लिए कुछ भूभाग पर तो खाद्यान्न की कृषि कर ली जाती है और बाकी क्षेत्रों में उन फसलों की कृषि की जाती है जिनसे कि अच्छी आमदनी प्राप्त हो, यानी यहां मुख्यतः नगदी फसलों की प्रधानता होती है। दोबारा से देखना, सबसे पहला वर्गीकरण दोस्तों आपने पढ़ा भूमि की उपलब्धता के आधार पर। भूमि की उपलब्धता के आधार पर खेती दो प्रकार की हो सकती है, एक गहन कृषि और एक विस्तृत कृषि। गहन कृषि उन क्षेत्रों में की जाएगी जहां कृषि भूमि सीमित और उस पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो, वहां भूमि को बिना परती छोड़े साल भर फसली चक्र के साथ साथ फसलें उगाई जाती हैं, उससे कहते हैं गहन कृषि। राजस्थान में मुख्यतः पूर्वी भाग में ये प्रचलित है और इसमें खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होती है। दूसरी है आपकी विस्तृत कृषि। ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां कृषि भूमि पर्याप्त हो और उस पर जनसंख्या का दबाव कम हो, तो वहां भूमि को परती छोड़कर या वर्ष में एक ही फसल उगाकर खेती की जाती है और यहाँ पर मुख्यतः नकदी या व्यापारिक फसलों की प्रधानता होती है और ये दोस्तों अपने पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। इसके बाद दूसरा वर्गीकरण देखें अपन कृषि का, वो है भूमि के स्वरूप के आधार पर। भूमि के स्वरूप के आधार पर, भूमि के स्वरूप के आधार पर दोस्तों कृषि दो प्रकार की पढ़ेंगे, क्योंकि जिस कृषि भूमि पर अपन खेती करते हैं वो स्वरूप के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की हो सकती है, या तो समतल मैदानी भूमि हो, समतल भूमि हो, या हो सकती है दोस्तों वो ढालू भूमि। या तो समतल भूमि होगी या कौन सी होगी, ढालू भूमि होगी। समतल भूभागों में जो खेती की जाती है ना दोस्तों उसको कहते हैं मैदानी कृषि। समतल भूभागों में की जाने वाली कृषि को मैदानी कृषि कहते हैं। और ढालू भूभाग जो हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, या तो ढालू मैदानी भाग हो सकते हैं या हो सकते हैं ढालू पहाड़ी भाग। अब से ढालू मैदानी भाग हो चाहे ढालू पहाड़ी भाग हो, जैसे अपने पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग है उसमें बालू का स्तूपों पर वाले जो भूभाग हैं वहां भी खेती होती है और उसमें जो बालू का स्तूपों के वो भाग हैं वो ढाल भरे होते हैं। तो ढालू जो मैदानी भाग है ना वहां खेती कैसे की जाती है इसको थोड़ा सा समझना। जैसे मान लो ये कोई ढालू भाग है, इस पर ढाल के विपरीत पट्टियां बनाई जाती हैं दोस्तों और उन पट्टियों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। जैसे यहां पर एक फसल उगा दी, यहां दूसरी फसल, इस पट्टी में तीसरी, इसमें चौथी। ऐसी फसल को पट्टीदार कृषि कहा जाता है, इसे कहते हैं पट्टीदार कृषि। जबकि ढालू पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें जैसे, तो वहां पर ढाल के विपरीत सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं और उस सभी ढालों में एक ही फसल बोई जाती है। जैसे पहाड़ी ढालों पर जहां चाय की खेती होती है तो वहां पर नीचे से ऊपर तक चाय की खेती हो रही है, उसे कहते हैं अपन समोच्च कृषि। इस समोच्च कृषि को आप सीढ़ी नुमा कृषि भी कह सकते हो। दोबारा से देखना,
भूमि के स्वरूप के आधार पर खेती मुख्यतः दो प्रकार की हो सकती है। एक तो समतल भूभागों में की जाने वाली कृषि, उसको तो दोस्तों कहेंगे मैदानी कृषि, और एक ढालू भूभागों में की जाने वाली कृषि। जो ढालू भूभागों के इस आधार पर भी दो प्रकार की हो जाएगी। एक ढालू मैदानी भागों में जहां ढाल के विपरीत अनेक पट्टियां बनाकर उनमें अलग अलग फसलें बोई जाती हैं, उसको तो साधारणतः अपन कह देते हैं पट्टीदार कृषि। और एक पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल के विपरीत सीढ़ीनुमा खेत बनाकर उन सभी पट्टियों में एक ही फसल बोई जाती है, उसको कहते हैं समोच्च कृषि, या इसको सीढ़ीनुमा कृषि भी कह सकते हैं। चाहे दोस्तों वो पट्टीदार कृषि हो और चाहे वो समोच्च या सीढ़ीनुमा कृषि हो, इन कृषियों का एक फायदा जरूर है कि इनमें जो पट्टियां बनाई जाती हैं वो ढाल के विपरीत बनाई जाती हैं। अगर ढाल के विपरीत ये पट्टियां बनती हैं तो ढाल के कारण जो अपर्दन होता है उस अपर्दन को ये रोकने में सहायक होती है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से प्रकार की कृषि मृदा अपर्दन को रोकने में सहायक है। तो यहाँ दोस्तों आप पट्टीदार कृषि भी कह सकते हैं, समोच्च कृषि भी कह सकते हैं, या सीढ़ीनुमा कृषि भी कह सकते हैं। ये मृदा अपर्दन को रोकने में सहायक होती है। ठीक है, अब इन दोनों में भी तुलनात्मक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैसे यहां पर तो आपने पट्टीदार कृषि बोल दिया, यहां पर आपने बोल दिया समोच्च कृषि या सीढ़ीनुमा कृषि, बात एक ही है। इनमें अगर अपन देखें तो इसमें तकनीकी के आधार पर तुलनात्मक प्रश्न पूछे जाता है कि निम्न में से कौन से प्रकार की कृषि में तकनीकी का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों तकनीकी का अधिक प्रयोग है वो मैदानी कृषि में किया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई किसके आधार पर, भूमि के स्वरूप के आधार पर। अब इसके बाद तीसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन कृषि का, वो है भूमि के स्थायित्व के आधार पर। भूमि के स्थायित्व के आधार पर और भूमि के स्थायित्व के आधार पर भी दोस्तों अपन कृषि को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है आपकी स्थानबद्ध कृषि, एक तो कौन सी कृषि दोस्तों, स्थानबद्ध कृषि, और दूसरी होती है आपकी स्थानांतरित कृषि। एक तो स्थानबद्ध और दूसरी कौन सी हो गई, स्थानांतरित कृषि। अब इनका अभिप्राय समझना। पहला रूप है स्थानबद्ध कृषि। किसको कहा जाता है, सामान्यतः किसान अपने मूल निवास स्थान के आसपास स्थित भूभागों में स्थायी रूप से खेती करते हैं, उस कृषि को दोस्तों स्थानबद्ध कृषि कहा जाता है। और एक मुख्यतः यह आदिवासियों में प्रचलित है दोस्तों स्थानांतरित कृषि। वो किसी भूभाग में स्थायी रूप से खेती नहीं करते, बल्कि वो कुछ समय के पश्चात उस भूभाग को छोड़कर दूसरी जगह जाकर खेती करते हैं, यानी वो बार बार कृषि भूमि को बदलते हैं। वो तो कहलाएगी स्थानांतरित कृषि। और जहां स्थायी रूप से उसी भूमि में खेती की जाए वो कहलाएगी स्थानबद्ध कृषि। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा प्रचलन स्थानबद्ध कृषि का है। ये स्थानांतरित कृषि है ना, ये मुख्यतः आदिवासियों में प्रचलित है। आदिवासी जो हैं वो आज भी परंपरागत तरीके से पद्धति से कृषि करते हैं। वो ना तो उन्नत बीज का प्रयोग करते हैं दोस्तों, न उन्नत तकनीक का प्रयोग करते हैं, यहां तक कि गोबर के खाद का प्रयोग भी नहीं करते। इसलिए जिस कृषि भूमि में वो खेती करते हैं 3 से 4 साल के बाद उस कृषि भूमि का उपजाऊपन इतना कम हो जाता है कि परिवार की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती। इसलिए वो उस कृषि भूमि को छोड़ते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहां खेती करते हैं। और ये कृषि भूमि कैसे तैयार करते हैं तो उसको भी जाने। आदिवासी जंगलों को जलाकर भूमि साफ करते हैं, खेती के लिए तैयार करते हैं। इसलिए सामान्यतः इस स्थानांतरित कृषि को दोस्तों दहन कृषि भी कहा जाता है।
इसी को क्या कहा गया है? तो अपना जवाब होगा दहन कृषि भी कहा जाता है। और 3 से 4 साल के बाद जैसे ही उस कृषि भूमि में उपजाऊपन कम होगा, क्योंकि ये तकनीक का प्रयोग भी नहीं करेंगे, उन्नत बीज का प्रयोग भी नहीं करेंगे, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग भी नहीं करेंगे, और यहाँ तक कि गोबर की खाद का प्रयोग भी नहीं करते, तो धीरे धीरे उपजाऊपन कम होता है, परिवार की खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए वो उस भूमि को छोड़ेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, जंगलों को पुनः जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करेंगे, यानी बार बार कृषि भूमि बदलेंगे। इसलिए क्या कहलाए? स्थानांतरित। और कृषि भूमि तैयार करने के लिए जंगलों को जलाकर काट करके उस क्षेत्र में खेती के लिए वो उस भूभाग को तैयार करेंगे, इसलिए क्या कहलाई दोस्तों? दहन कृषि। मुख्यतः किसमें प्रचलित बताइए? आदिवासियों में। अब यह कृषि मुख्यतः अगर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में इसका प्रचलन सर्वाधिक, विशेषकर असम में, और वहां इस कृषि को दोस्तों झूम या झूमिंग कहा जाता है। यानी इस स्थानांतरित कृषि के भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नामों की बात करें तो इसका प्रचलन मुख्यतः असम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में है, और वहां इस कृषि को दोस्तों झूम या झूमिंग कहते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की बात करें जो तो पूर्वी घाट है ना, आंध्र प्रदेश वाला ये क्षेत्र, यहां पर इसे पाई कहा जाता है। क्या कहते हैं वहां पर पूर्वी घाट क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को? तो अपना जवाब होगा पाई। और जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है, विशेषकर सह्याद्री की पहाड़ियां, यहां आदिवासी क्षेत्र लोगों के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको दोस्तों कहते हैं कुमारी। तो ये प्रमुख नाम याद रखें आप। तो असम और पूर्वोत्तर भारत में तो इसको क्या कहा जाता है? झूम या झूमिंग। यहां मैं विश्व में किन नामों से ये नहीं कर रहा, क्योंकि अपन राजस्थान कृषि की बात कर रहे हैं, मैं यहां पर केवल भारत के प्रमुख नामों की बात कर रहा हूं। पूर्वोत्तर भारत में झूम या झूमिंग कहते हैं, पश्चिमी घाट क्षेत्र में कुमारी कहते हैं, और पूर्वी घाट क्षेत्र में से दोस्तों पाई कहा जाता है। अब उसके बाद अपन बात करें कि इस प्रकार की कृषि राजस्थान में कहां प्रचलित है। तो जैसा आपने पढ़ा कि कृषि मुख्यतः आदिवासियों में प्रचलित है, तो इसका मतलब राजस्थान के उस भूभाग में इसका प्रचलन हो सकता है जहां आदिवासी निवास करते हैं। और याद रखें दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणी भाग में आदिवासियों का निवास है मुख्यतः। इसका मतलब ये स्थानांतरित कृषि राजस्थान में दक्षिणी आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में प्रचलित है, और वहां पर इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे इसको दजिया भी कहते हैं, चिमाता भी कहते हैं दोस्तों, वालरा भी कहा जाता है। कहीं वालरा कहा जाता है, कहीं दजिया कहा जाता है, तो कहीं से चिमाता कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है ये भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की कृषि के कारण वनों का विनाश हो रहा है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान में इस स्थानांतरित कृषि पर दोस्तों रोक लगा दी है। तो इसलिए वर्तमान में अगर मुख्यतः अपन बात करें तो भारत में स्थानबद्ध कृषि प्रचलित है। अब राजस्थान के विभिन्न भागों में इसे किस नाम से जाना जाता है ये भी अपन चर्चा करें स्थानांतरित कृषि की। तो जैसा आपने पढ़ा कि राजस्थान में अरावली के विस्तार की बात करें तो अरावली राजस्थान में दोस्तों दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर फैली हुई है, और अरावली के इस दक्षिणी भाग में मुख्यतः आदिवासी रहते हैं। ये दक्षिणी अरावली है आपकी, ठीक है, और दक्षिणी अरावली में ये पश्चिमी भाग है, और ये है आपका पूर्वी पहाड़ी भाग। ये पश्चिमी जो भाग है ये मुख्यतः दोस्तों आपके सिरोही जिले में स्थित है। इसमें सिरोही और कुछ उदयपुर का भूभाग आ गया। और इस पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों, दक्षिणी अरावली के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहां मुख्यतः गरासिया जनजाति निवास करती है, ठीक है। ये पूर्वी भाग की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है दोस्तों, और यहां मुख्यतः भील निवास करते हैं। यहां जो स्थानांतरित कृषि प्रचलित है ना, दक्षिणी अरावली के कौन से पहाड़ी क्षेत्रों में? पश्चिमी पहाड़ियों में। कई बार प्रश्न आ जाता है प्रचलित कृषि को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे वालरा कहते हैं। आप इसे जनजाति से जोड़ोगे तब तो गरासिया। और कौन से भाग में की जाती है? तो दक्षिणी अरावली के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में। इसी प्रकार दक्षिणी अरावली की जो ये पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र है, विशेषकर इसमें मेवल क्षेत्र आ जाएगा आपका, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य स्थित भूभाग, जहां भीलों का निवास है, और भीलों द्वारा यहां जो कृषि की जाती है स्थानांतरित कृषि, उसको दोस्तों चिमाता कहते हैं। यानी दक्षिणी अरावली के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में तो क्या कहलाती है? वालरा।
और पूर्व दक्षिणी अरावली के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? चिमाता कहा जाता है। इसी प्रकार मैदानी भागों में आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को दोस्तों दजिया कहते हैं। दक्षिणी अरावली के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में तो वालरा, दक्षिणी अरावली के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता और मैदानी भागों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है दोस्तों? दजिया। ये बात हो गई किसके आधार पर? भूमि के स्थायित्व के आधार पर। अब उसके बाद बात करें तो चौथा वर्गीकरण जो कृषि का है वो है दोस्तों सिंचाई सुविधा के आधार पर। सुविधा की उपलब्धता के आधार पर अगर अपन बात करें तो इस आधार पर भी जो कृषि है ना आपकी वो दो प्रकार की होगी। एक तो ऐसे भूभाग जहां सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां सिंचाई के द्वारा खेती की जाएगी, उसे सिंचित कृषि कहेंगे, ठीक है। और एक ऐसे भूभाग जहां सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां पर वर्षा आधारित कृषि होगी, उसे आप असिंचित कृषि कहोगे। तो ये तो सामान्य सा वर्गीकरण है एक कि सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर खेती कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सिंचित कृषि और असिंचित कृषि। याद रखना दोस्तों, सिंचित कृषि भूमि है ना उसे अपने राजस्व शब्दावली में चाही भूमि कहा जाता है, और जो असिंचित कृषि भूमि होती है उसे अपनी भाषा में राजस्व शब्दावली में बारानी कहते हैं। तो ये तो सिंचित कृषि या चाही कृषि हो गई, या बारानी या असिंचित कृषि हो गई। ये तो बात हुई किसके आधार पर? सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर। इसके अलावा वर्गीकरण आप कर सकते हैं पांचवा, उद्देश्य के आधार पर। यानी कृषि करने का जो उद्देश्य है उसके आधार पर खेती है वो कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः दो प्रकार की हो सकती है दोस्तों इस आधार पर भी। एक तो है आपकी जीवन निर्वाह कृषि, एक तो कौन सी होगी? जीवन निर्वाह कृषि, और दूसरी हो जाएगी दोस्तों व्यापारिक कृषि। तो उद्देश्य के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है? अपना जवाब क्या होगा? दो प्रकार की। एक तो कौन सी? जीवन निर्वाह कृषि, दूसरी कौन सी होगी दोस्तों? व्यापारिक कृषि। अब यहां जीवन निर्वाह कृषि का अभिप्राय क्या है? तो जीवन निर्वाह कृषि कहा किसको जाता है दोस्तों? किसे कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि? तो याद रखें, जब कृषि करने का उद्देश्य परिवार का जीविकोपार्जन हो उस कृषि को अपन जीवन निर्वाह कृषि कहेंगे। शुरुआत में मानव ने जब नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत की तो प्रमुख उद्देश्य जीविकोपार्जन ही था। यानी उस समय आदिम काल में किस प्रकार की कृषि प्रचलित थी? तो अपना जवाब होगा दोस्तों जीवन निर्वाह कृषि। अब कृषि का उद्देश्य लाभ अर्जित करना भी है, और यदि कृषि का उद्देश्य लाभ अर्जित करना हो तो दोस्तों उसे कहेंगे अपन व्यापारिक कृषि। आदिवासियों में आज भी है ना आदिम जीवन निर्वाह कृषि प्रचलित है दोस्तों, क्योंकि आदिवासियों का कृषि करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो केवल परिवार की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। क्योंकि आदिवासी लोग बाकी की जो अपनी आवश्यकताएं हैं ना उनकी पूर्ति वनोपज को बेचकर करते हैं। कृषि का उद्देश्य उनका केवल और केवल खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। तो आदिवासियों में प्रचलित जो जीवन निर्वाह कृषि है उसको भी आप क्या कह सकते हो? आदिम जीवन निर्वाह कृषि। क्योंकि शुरुआत में जब खेती करना शुरू किया था मानव ने, उद्देश्य था परिवार की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और आज खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ जीवन निर्वाह के लिए जो अन्य आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी किसान किससे करते हैं? कृषि से। तो आज भी उसको आप जीवन निर्वाह कृषि कह सकते हैं, लेकिन खाद्यान्न आवश्यकताओं के साथ साथ जो अतिरिक्त उपज है उसको बेचकर किसान अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी खेती से ही करते हैं, और वो जीवन निर्वाह कृषि कहलाती है। और यदि व्यापारिक लाभ अर्जित करना हो तो उस कृषि उद्देश्य हो तो उस कृषि को आप क्या कहोगे? व्यापारिक कृषि कहोगे। ये किसके आधार पर बात होगी दोस्तों? उद्देश्य के आधार पर। अब इसके बाद बात करें अपन अगला जो वर्गीकरण है, कितने हो गए? 5 या 6 हो गए। अगला वर्गीकरण है दोस्तों वो है
फसलों की उपयोगिता के आधार पर। और याद रखना, फसलों की उपयोगिता के आधार पर भी कृषि दो प्रकार की होगी। एक तो खाद्यान्न फसलों की कृषि और दूसरी कृषि होगी दोस्तों व्यापारिक फसलों की कृषि। तो इसको भी ध्यान रखें कि फसलों की उपयोगिता के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है। अपना जवाब होगा दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो खाद्यान्न फसलों की कृषि, एक कौन सी हो जाएगी दोस्तों? व्यापारिक फसलों की कृषि। इसके बाद अपन बात करें वर्षा की उपलब्धता के आधार पर। तो वर्षा की उपलब्धता के आधार पर मुख्यतः कृषि है वो दो प्रकार की होती है। एक तो शुष्क कृषि और एक होती है दोस्तों आर्द्र कृषि। इस आर्द्र कृषि का ही एक रूप आप बोल सकते हो तर कृषि। तो कुल मिलाकर यहां आप तीन प्रकार की कृषि पढ़ सकते हैं। एक शुष्क कृषि, दूसरी आर्द्र कृषि और तीसरी है दोस्तों तर कृषि। तर कृषि वास्तव में आर्द्र का ही रूप होगी। शुष्क कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर या उससे कम होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में कम समय में तैयार होने वाली और कम जल की आवश्यकता वाली फसलों की खेती की जाती है ताकि उपलब्ध वर्षा या आर्द्रता से उस फसल का उत्पादन प्राप्त किया जा सके। और विभिन्न ऐसी तकनीक भी अपनाई जाती हैं कि उपलब्ध नमी का अधिकतम उपयोग करते हुए खेती की जा सके। उस कृषि को दोस्तों शुष्क कृषि कहते हैं। और हमें पता है कि अपने राजस्थान के पश्चिमी भाग में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो पश्चिमी राजस्थान में अपने यहाँ पर शुष्क कृषि प्रचलित है। दूसरी आर्द्र कृषि उसको कहा जाता है जो सामान्यतः 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, अपने राजस्थान के लिए अपन कह सकते हैं 70 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इस कृषि का प्रयोग किया जाता है। और हमें पता है दोस्तों कि अपना जो पूर्वी राजस्थान है उसमें औसतन वर्षा यही है। तो पूर्वी राजस्थान में आर्द्र प्रकार की कृषि प्रचलित है। और तीसरी है आपकी तर कृषि, ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। और यहाँ पर ऐसी फसलों की कृषि की जाती है दोस्तों जिनमें फसलों की जड़ों में हमेशा जल भरा रहने की आवश्यकता हो, हमेशा आर्द्रता की आवश्यकता हो। तो इसका मतलब 150 से ज्यादा अपने यहाँ राजस्थान में वर्षा होती नहीं है। तो राजस्थान में सामान्यतः वर्षा आधारित तर कृषि नहीं की जाती। अपने यहाँ दो ही रूप हैं, एक तो कौन सी आपकी शुष्क कृषि, दूसरी आर्द्र कृषि। शुष्क कृषि मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में और आर्द्र कृषि है वो मुख्यतः कौन से भाग में? तो दोस्तों जवाब होगा पूर्वी राजस्थान में। अपने पूर्वी मैदानी भागों में तो आर्द्र कृषि की जाती है और पश्चिमी जो शुष्क मैदानी भाग है मरुस्थल है वहां पर शुष्क कृषि प्रचलित है। ये किसके आधार पर पढ़ा आपने? वर्षा की उपलब्धता के आधार पर। अब इसके बाद भी अपन बात करें तो फसलों के प्रारूप के आधार पर भी कृषि का वर्गीकरण किया जाता है। फसलों के प्रारूप के आधार पर, और इस आधार पर दोस्तों कृषि है ना वो चार प्रकार की होती है। एक होती है आपकी एक फसली कृषि, एक होती है आपकी द्विफसली कृषि, एक होती है आपकी बहुफसली कृषि और एक होती है दोस्तों आपकी रिले क्रॉपिंग। अब इनके अर्थ को देखना आप। पहली कृषि कौन सी पढ़ी आपने? एक फसली। इसे अंग्रेजी में आप मोनोकल्चर कह सकते हैं। ऐसी कृषि जिसमें खेत से वर्ष में एक ही फसल प्राप्त हो उसको कहते हैं एक फसली कृषि। ऐसी कृषि जिसमें खेत से वर्ष में कम से कम दो फसलें प्राप्त हो, यानी दो फसलें प्राप्त होती हैं, उससे कहते हैं द्विफसली। अंग्रेजी में इसे आप डियोकल्चर कह सकते हैं। तीसरी आपकी बहुफसली, ऐसी कृषि जिसमें खेत से एक वर्ष में कम से कम 3 फसलें प्राप्त हों उसको आप कहोगे बहुफसली। इसे आप ओलेरीकल्चर कहा जाता है। ये है आपकी चौथी जो है ना वो है रिले क्रॉपिंग। रिले का अभिप्राय दोस्तों 4 होता है। जैसे आपने विशेषकर अपने रिले दौड़ एथलेटिक्स का खेल है और उसमें आप देखते हैं कि 4 खिलाड़ी होते हैं। पहला
4x100 हो चाहे 4x400 की जो रेस होती है अपनी रिले दौड़, उसमें पहला खिलाड़ी है वो 100 मीटर, जैसे 4x100 हो तो 100 मीटर दौड़ेगा और बैटल दूसरे को देगा, दूसरा 100 मीटर दौड़कर तीसरे को देगा, यानी 4 शामिल होते हैं उसमें। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहां उस रिले का अर्थ 4 से जोड़कर आप याद रख सकते हैं। ऐसी कृषि जिसमें खेत से एक वर्ष में 4 फसलें प्राप्त होती हैं वो कहलाती है दोस्तों आपकी रिले क्रॉपिंग। यह है कृषि के प्रमुख वर्गीकरण। इसके अलावा भी कृषि कई प्रकार की होती है, जैसे मिश्रित कृषि, बेजड़ कृषि। अब इन सब के अर्थ बताऊंगा मैं आपको। बेजड़ कृषि है, इसके अलावा आपकी कृषि उद्यानिकी है, जिसे आप बागानी कृषि भी कह सकते हो। इसी प्रकार आपकी ट्रक कृषि है। ठीक है, अब इनमें देखो सबसे पहले अपन बात करें मिश्रित कृषि की, कि मिश्रित कृषि कहते किसके हैं। तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कि राजस्थान में मुख्यतः मिश्रित कृषि प्रचलित है। यहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य किया जाता है। तो कृषि के साथ साथ क्या करना, पशुपालन करना, क्या कहलाएगा दोस्तों, मिश्रित कृषि कहलाएगा। दूसरी है आपकी बेजड़ कृषि, खेत से एक साथ एक से ज्यादा फसलें उगाई जाएं तो उसे बेजड़ कृषि कहेंगे। इसी का एक रूप होता है आपका गोचनी कृषि। गोचनी कृषि का मतलब होता है दोस्तों गेहूं और जौ के साथ चना उगाना, यानी खेत में एक से ज्यादा फसलें एक साथ उगा रहे हैं तो उससे अपन क्या कहेंगे, बेजड़ कृषि। इसके बारे में भी आपने पढ़ लिया कि राजस्थान में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कालीबंगा से मिले और वहां से मुख्यतः बेजड़ कृषि के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि वहां जो हल्की लकीर यानी सीताएं वो 2 प्रकार की थी, सीधी और आड़ी। इसका मतलब वो कम से कम 2 फसलें प्राप्त करते थे। तो कौन सा रूप था दोस्तों, बेजड़ कृषि। इसी प्रकार है कृषि उद्यानिकी या बागानी कृषि। किसको कहा जाता है, कृषि उद्यानिकी कहते हैं दोस्तों बागवानी के साथ साथ कृषि करना। जैसे खेतों में फलदार पेड़ हैं वो पंक्ति से अंतराल के छोड़ करके लगा दिए जाते हैं और फिर उन फलदार पेड़ों के मध्य जो अंतराल होता है उस भूभाग का प्रयोग करते हुए फसली चक्र में के अनुसार अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। उससे दोस्तों कहा जाता है कृषि उद्यानिकी या बागानी कृषि। एक सीधा सा अर्थ समझ लें आप, खेत में फलदार पेड़ों की बागवानी भी कर लें और उसी खेत में फसली चक्र के अनुसार फसलों की कृषि भी कर लें तो वो क्या कहलाएगी, कृषि उद्यानिकी। और ये मुख्यतः वर्तमान में अपने राजस्थान में गंगानगर जिले में प्रचलित है। फिर है ट्रक कृषि। यहां ट्रक कृषि का अभिप्राय है दोस्तों ऐसी फसलों की कृषि करना जिनके उत्पादन को खेत से सीधा बाजार तक पहुंचाया जाए, जैसे फूलों की कृषि, सब्जियों की कृषि। जैसे ही फूल आप खेत से प्राप्त करेंगे उनको तुरंत बिना स्टोर किए सीधे कहां पहुंचाएंगे, बाजार में। सब्जियों को खेत से सीधे कहां पहुंचाया जाता है, बाजार में। ऐसी फसलों की कृषि करना दोस्तों ट्रक कृषि कहलाता है। और कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि ट्रक कृषि मुख्यतः कौन से क्षेत्रों में प्रचलित है। तो याद रखना दोस्तों शहरी क्षेत्रों के आसपास सब्जी और फूलों की खपत अधिक होती है, तो नगरीय क्षेत्रों के आसपास की कृषि भूमि में मुख्यतः कौन सी कृषि की जाती है, जवाब होगा अपना ट्रक कृषि। इसी प्रकार दोस्तों एक होती है आपकी जैविक कृषि। जैविक कृषि का अभिप्राय है, वर्तमान में सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। जैविक कृषि का मतलब रासायनिक जो कीटनाशक हैं उनका और उर्वरकों का प्रयोग ना करते हुए जैविक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करते हुए खेती करना, यानी बिना रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के प्रयोग से जैविक उर्वरक और जैविक जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करते हुए खेती करना क्या कहलाता है दोस्तों, जैविक कृषि कहलाता है। और वर्तमान में जैसे मैंने आपको कहा कि केंद्र और राज्य सरकार भी जैविक कृषि को प्रोत्साहन दे रही है, क्योंकि कृषि में लगातार कीटनाशक आदि के प्रयोग से इसके दुष्प्रभाव दिखाई देने लगे हैं। कैंसर जैसे रोग की समस्या है वो बढ़ती जा रही है, अन्य रोग भी हैं वो संक्रमण है वो इस कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए वर्तमान में सरकार है वो जैविक कृषि को प्रोत्साहन दे रही है। और इसी संदर्भ में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं, जैसे जैविक कृषि से संबंधित मैं यहाँ 3 प्रमुख प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूँ।
एक प्रश्न आता है कि भारत का पहला जैविक कृषि राज्य किसे घोषित किया गया है? तो याद रखना दोस्तों, भारत का पहला जैविक कृषि राज्य है वो सिक्किम को घोषित किया गया है। इसी प्रकार राजस्थान में प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला कौन सा है? तो यहां जवाब होगा दोस्तों डूंगरपुर। देश का पहला जैविक कृषि राज्य तो सिक्किम, राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला कौन सा है दोस्तों? डूंगरपुर। और राजस्थान में जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी की जा रही है, और दोस्तों वो कहां की जा रही है? तो जवाब होगा झालावाड़ में। तो यहां ये 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रख लें आप। देश का पहला जैविक कृषि राज्य सिक्किम, राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला डूंगरपुर, और राजस्थान में जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित किया जा रहा है? तो जवाब होगा झालावाड़ में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों कृषि के कुछ वैज्ञानिक रूप होते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर वैज्ञानिक कृषि के रूप दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले देखो लिखा हुआ दोस्तों सेरीकल्चर। कई बार परीक्षा में सीधा प्रश्न आ जाता है, सेरीकल्चर का अभिप्राय क्या है, एपीकल्चर का अभिप्राय क्या है, मेरीन कल्चर किसको कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर किसको कहा जाता है, फिशिकल्चर किसको कहा जाता है, अर्बोरिकल्चर किसको कहा जाता है, अलेरिकल्चर किसे कहते हैं? तो इन सब का अर्थ जाने। सबसे पहले है आपकी सेरीकल्चर। सेरीकल्चर दोस्तों रेशम उत्पादन को कहा गया है, रेशम कीट पालन या रेशम उत्पादन है, उसे क्या कहोगे आप? तो इसको सेरीकल्चर कहा गया है। दूसरा है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब है दोस्तों मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन। और यहां पर याद रखना इन दोनों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा मैं करूं। जैसे रेशम कीट का पालन है वो मुख्यतः शहतूत के वृक्ष पर किया जाता है। दोस्तों शहतूत के वृक्ष के अलावा अर्जुन के वृक्ष पर भी रेशम कीट का पालन किया जाता है, और राजस्थान में मुख्यतः अर्जुन के वृक्ष पर ही रेशम कीट पालन होता है। और अर्जुन के वृक्ष से जो रेशम प्राप्त होता है दोस्तों उसको टसर कहते हैं, ठीक है। और कई बार उस अर्जुन वृक्ष के लिए अनुकूलित जलवायु से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के कौन से भाग में अर्जुन वृक्ष के लिए अनुकूलित जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जलवायु उस अर्जुन वृक्ष के लिए अनुकूलित है। उसके बाद बात आती है मधुमक्खी पालन की। तो राजस्थान में एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन सर्वाधिक कौन से जिले में होता है? तो दोस्तों भरतपुर जिले में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन होता है। फिर तीसरा है हॉर्टिकल्चर। दोस्तों हॉर्टिकल्चर कहा गया है फलों की खेती को, फलों की कृषि को क्या कहा जाता है? तो अपना जवाब होगा हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। चौथा रूप दे रखा है फिशिकल्चर। फिश से ही आपके इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, मत्स्य पालन, मछली जो पालन है उससे आप क्या कहोगे? फिशिकल्चर। वेटिकल्चर किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब होगा अंगूर की खेती। अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है? इसका वैज्ञानिक रूप क्या है? वेटिकल्चर। फिर है फ्लोरिकल्चर। तो यहां फ्लोर से ही पता चल रहा है फूलों की बात हो रही है, फूलों की खेती करना वो क्या कहलाएगा दोस्तों? फ्लोरिकल्चर। फिर है वर्मी कल्चर। वर्मी का जो वर्ड है वो केंचुए के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो केंचुआ पालन या केंचुए के खाद से कृषि करना क्या कहलाएगा दोस्तों? वर्मी कल्चर कहलाएगा, केंचुआ पालन। इसी प्रकार है आलिगो कल्चर। आलिगो कल्चर कहते हैं दोस्तों बेलों की खेती को। यहां बेलों की खेती का मतलब बेलदार जो सब्जियां उनकी कृषि को आलिगो कल्चर कहा जाता है। ओलेरो कल्चर कहा जाता है सब्जियों की कृषि को, सभी सब्जियां शामिल हो जाएंगी इसमें। इसी प्रकार आपका हाइड्रोकल्चर है, उसका मतलब होता है पानी में कृषि, या इसको दूसरे रूप में आप कह सकते हो दोस्तों बिना भूमि के कृषि, वो आपकी कहलाएगी हाइड्रोकल्चर। फिर है पॉलीकल्चर। इसका अभिप्राय है वनों का विकास व संरक्षण। वन विकास व संरक्षण को अपन क्या कह सकते हैं?
वैज्ञानिक कृषि के रूप में पॉलीकल्चर कह सकते हैं। अर्बोरिकल्चर का मतलब होता है दोस्तों वृक्ष व झाड़ियों की कृषि को। जैसे मेहंदी वगैरह है ये, या यूं कहें चाय वगैरह है, कौवा है, ये अपने आप में झाड़ियां हैं और उनकी खेती करना क्या कहलाएगा? अर्बोरिकल्चर। मेरीन कल्चर का मतलब होता है दोस्तों समुद्र में कृषि। और समुद्र में मुख्यतः दोस्तों घासों की खेती की जाती, ऐसी घासें जिनको मछली पसंद करती हैं, तो तटवर्ती क्षेत्रों में ये खेती की जाती है ताकि मछलियां उस घास की ओर आकर्षित हों और आसानी से उसे पकड़ा जा सके। इस लास्ट है आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, टिश्यू दोस्तों अंग्रेजी वर्ड है और टिश्यू कहा गया उत्तक को। उत्तक से अलग की गई कोशिका द्वारा नए उत्तक का निर्माण करना दोस्तों कहलाता है टिश्यू कल्चर। ये है अपनी वैज्ञानिक या विशेषीकृत कृषि के विभिन्न रूप। एक बार इन पर पुनः विचार करें। सबसे पहले है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कहा जाता है दोस्तों रेशम कीट पालन को या रेशम उत्पादन को। दूसरा है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन को। हार्टिकल्चर कहा जाता है दोस्तों फलों की कृषि को। फिशिकल्चर कहा जाता है मछली पालन या मत्स्य उत्पादन को। विटिकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को। फ्लोरिकल्चर कहा जाता है फूलों की खेती को। वर्मीकल्चर का मतलब है केंचुआ पालन या केंचुए के खाद से खेती करना। ऑलिगोकल्चर का मतलब है बेलदार सब्जियों की कृषि। ये तरबूज, खीरा, ककड़ी आपकी जो सॉरी खीरा नहीं तरबूज है, ककड़ी है, ये जो बेलदार सब्जियां हैं इनकी खेती करना, बेलदार फसलों की खेती करना ऑलिगोकल्चर। सब्जियों की कृषि करना दोस्तों ओलेरोकल्चर। पानी में कृषि करना या बिना भूमि के कृषि करना ये कहलाएगा आपका हाइड्रोकल्चर, जैसे सिंगाड़े की खेती करना। पॉलीकल्चर का मतलब होता है वनों का विकास व संरक्षण। अर्बोरिकल्चर का मतलब होता है वृक्ष व झाड़ियों की कृषि। मेरीन कल्चर का मतलब होता है दोस्तों समुद्र में कृषि। और टिश्यू कल्चर का मतलब होता है टिश्यू से अलग की गई सेल द्वारा नए टिश्यू का निर्माण करना, यानी उत्तक से अलग करके कोशिका द्वारा नए उत्तक का निर्माण करना टिश्यू कल्चर कहलाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अपन एक बात करते हैं, एक कृषि आती है आपकी रोपण कृषि। किसे कहा जाता है रोपण कृषि? तो सामान्यतः अपने यहाँ जो सब्जियों की कृषि की जाती है वो इसी कृषि के अंतर्गत आती है। रोपण कृषि का अभिप्राय होता है कि पहले पौध तैयार करें और उस पौध से नई फसल तैयार करें, या फिर पौधे के किसी भाग से नई फसल तैयार करें। तो पौधे के भाग से नई फसल तैयार करना दोस्तों रोपण कृषि कहलाता है। जैसे चावल की कृषि, विभिन्न सब्जियों की कृषि, जैसे गन्ने की कृषि। याद रखना दोस्तों गन्ने का कोई बीज नहीं होता, गन्ने की नई फसल है वो गन्ने के ही जो तना होता है ना उसके टुकड़े काटकर उनको रोपा जाता है और उनसे नई फसल तैयार की जाती है। इसी प्रकार शकरकंद है, उसमें भी शकरकंद की जो बेल होती है उसी को रोप करके नई फसल तैयार की जाती है। तो उस कृषि को दोस्तों कहा जाता है रोपण कृषि। ये थे अपने कृषि के विविध प्रकार। अब इसके बाद अगले वीडियो में दोस्तों अपन बात करेंगे फसल ऋतुओं की और विभिन्न फसलों के उत्पादक प्रमुख जिलों की। इसके अलावा प्रमुख कृषि मंडियों की बात करेंगे, विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थानों की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ये बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।